डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। और बेटा आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे और जितने वीडियोस में अपलोड करवाता जा रहा हूँ, जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, उन सब के ऊपर आप वर्क कर रहे होंगे। आज बेटा मेरे पास जो कंसेप्ट है, दिस वन वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का जो पहला पार्ट था वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था। आज मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ध्यान होगा बेटा, मैंने आपको वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जब बताई थी तो मैंने इसके पोस्टुलेट्स आपको बताए थे। सो अकॉर्डिंग टू वर्नर, व्हाट आर द नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स, कि उन्होंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो था, पहले नंबर का पोस्टुलेट आपको बताया था कि एवरी मेटल, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल होता है, उस मेटल के पास दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। और आपको ये बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर किसी भी मेटल की जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है या उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो फिक्स होता है। और उस कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण ही, या उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वही रिस्पॉन्सिबल है उसकी ज्योमेट्री के लिए, जो उसकी डिफरेंट ज्योमेट्रीज बनती हैं। चाहे ऑक्टाहेड्रल की बात करें, चाहे हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करें, चाहे हम टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर की बात करें या स्क्वायर पिरामिडल की बात करें, जितनी भी ज्योमेट्री बनेगी उन सभी ज्योमेट्रीज के लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इधर वी कैन से दैट सेकेंडरी वैलेंसी इज मस्ट। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बेटा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, सबसे पहले जब इन्होंने कंसेप्ट दिया था तो इन्होंने बोला था कि जो कोबाल्ट क्लोराइड है COCl3, अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं तो अमोनिया से रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ से पॉसिबिलिटी बनी थी और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स इन्होंने तैयार किए थे। अगर आपको ध्यान होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि COCl3.6NH3, ये क्या बना था। दूसरा नंबर बना था COCl3.5NH3। तीसरा बना था COCl3 and 4NH3। और फोर्थ नंबर का बना था COCl3.3NH3। ये बेटा ये कॉम्प्लेक्सेस तैयार करके मैंने आपको दिए थे, बताए थे कि कैसे करके जो वर्नर हैं उन्होंने ये कॉम्प्लेक्सेस तैयार किए। अब कंसेप्ट ये आता है बेटा कि जितने भी सारे ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं बात करूं कि भाई हम इनको कैसे करके, हाउ टू डिस्टिंग्विश देम, कैसे करके हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे करके इनकी प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करते हैं, कैसे करके हम ये बोलेंगे कि ये जो COCl3 6NH3 वाला है, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी बनेगी वो कौन से वाले बनेगी, और इसके अंदर काउंटर आयन क्या बनेगा, वैसे ही यहाँ बनेगा, वैसे ही यहाँ और यहाँ, कैसे करके इनके अंदर चेंजेस होते हैं, इनको कैसे करके ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इनको कैसे करके हम डिस्टिंग्विश करते हैं। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज बनती हैं, उन प्रॉपर्टीज को बेस मान करके हम जितने भी सारे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सो लेट अस मूव। अगर प्रॉपर्टीज की अगर बात करें इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो सबसे पहले नंबर में जो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करवाने जा रहा हूँ, पहले नंबर की प्रॉपर्टीज मैं बोलूंगा, दिस वन इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान देंगे बेटा, दिस वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर आपको ध्यान होगा, हमने सॉल्यूशन वाला लेसन पढ़ा था और उस सॉल्यूशन वाले लेसन के अंदर हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया था कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमने
यहाँ इस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ एक कंसेप्ट समझना है। और अगर आपको ध्यान होगा, यहाँ एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद होगा सॉल्यूशन के अंदर, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू बनेगा I-1, अगर मान लो डिसोसिएशन की बात करते हैं, और N-1, ये ऐसे करके आपको एक फॉर्मूला वहाँ मैंने आपको दिया था। बहुत क्लियरली आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आप यहाँ से बेटा I को निकालते हैं तो I निकालने के लिए ये बनेगा 1 प्लस बनेगा N-1 बनेगा, और यहाँ अल्फा से इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए इतना आपको याद रखना है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स अगर इनको हम बोलेंगे कि ये आयोनाइज होते हैं, इनको वाटर में अगर डाला जाता है तो वाटर में डालने के बाद ये आयोनाइज हो जाते हैं, 2 पार्ट में टूट जाते हैं। एक काउंटर आयन होता है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी होता है। तो उसी कंसेप्ट को, मतलब ये आयनिक कंपाउंड्स अगर हैं तो अल्फा इनका 1 होगा, और अगर इनका अल्फा 1 हो जाए तो उस कंडीशन में जो I होगा वो I बराबर, क्योंकि अगर ये 1 हो जाए तो N-1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए I बराबर किसके बन जाएगा, N के बनेगा। और N का मतलब यहाँ पे क्या है कि कितने इसने आयंस बनाए, व्हाट आर द नंबर ऑफ आयंस आर फॉर्म्ड बाय द गिवन कॉम्प्लेक्स, कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स ने कितने आयंस बनाए हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला कंसेप्ट यहाँ पे क्या है। अब हम क्या देखेंगे कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर उसके नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं। अगर उसके नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं उनको अगर हम जज करें तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स एंटिटी, देखो कॉम्प्लेक्स एंटिटी तो हमेशा एक ही रहेगी। कॉम्प्लेक्स एंटिटी जब टूटेगी तो पूरी की पूरी एक रहेगी, और उसके साथ में काउंटर आयंस कितने बन रहे हैं वो हम अलग से काउंट कर लेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। इतना ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो कितने आयंस उसके बनेंगे उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो बनी, ये अभी मैं सिखाऊंगा आगे कि कैसे करके आप इसे फाइंड आउट करेंगे। सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी बनती है उसे हम नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड, द सेकंड वन इज, इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या बोलना चाह रहा है या इसका कंसेप्ट क्या है। यहां बोला जाता है कि हायर द नंबर ऑफ आयंस, कि जितने ज्यादा आयंस होंगे मोर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या बोला गया, हायर द नंबर ऑफ आयंस मोर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मान लो एक कॉम्प्लेक्स ने 4 आयंस दिए और एक कॉम्प्लेक्स ने 3 आयंस दे दिए, तो भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ आयंस क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। आप समझ पा रहे हैं बेटा, ध्यान देंगे। क्या बोला गया कि हायर द नंबर ऑफ आयंस मोर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। या अगर मान लो अगला कंसेप्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसका जो बी वाला पार्ट बनेगा, अगर मान लो नंबर ऑफ आयंस अगर सेम हो जाए तो यहाँ इस कंडीशन में क्या बोलेंगे बेटा कि अगर मान लो नंबर ऑफ आयंस सेम हो तो हायर चार्ज जहाँ होगा, जिस कंपाउंड में, जिस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हायर चार्ज बनेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम लिखेंगे इफ द नंबर ऑफ आयंस आर सेम so then the ions having higher charge will have maximum इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझ रहे हैं बेटा, क्या बोला गया कि अगर नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाए, सेम हो जाएं, तो नंबर ऑफ आयंस अगर सेम होंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा बनेगी।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वहाँ ज़्यादा बनेगी जहाँ चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। सेकंड वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। लेट अस मूव, तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर वर्क करते हैं। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? नाउ द थर्ड नंबर यहाँ लिखेंगे, एंड दिस वन इज रिएक्शन विद स्पेसिफिक रिएजेंट। यहाँ लिखेंगे रिएक्शन विद स्पेसिफिक रिएजेंट, जो कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट हैं उनके साथ में रिएक्शन करवाते हैं। और जैसे मान लो ए में लिखता हूँ, इसे लिखूंगा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट क्या है, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे, ठीक है बेटा। तो ध्यान देंगे कि इसमें क्या करते हैं बेटा कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है, अगर उस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोराइड आयन है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ब्रोमाइड आयन है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आयोडाइड आयन है, ध्यान देंगे, तो जब ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो रिस्पेक्टिवली यहाँ से क्या बना सकता है, यहाँ से AgCl बना सकता है, यहाँ रिएक्शन करेगा तो AgBr बनाएगा, यहाँ रिएक्शन करेगा तो AgI बनाएगा। और जितने सारे ये बनाए हैं इनके क्या बनाता है, ये प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ध्यान देंगे AgF नहीं बनता है, क्योंकि AgF जो होता है वो सॉल्युबल होता है। और यहाँ जितने भी सारे ये बन रहे हैं AgCl, AgBr, AgI, ये सारे के सारे अपने आप में क्या होते हैं, ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं, या यहाँ पे क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है बेटा। अगर मान लो आप कलर की अगर बात करें तो जो AgCl है वो AgCl अपने आप में वाइट पीपीटीज का फॉर्मेशन करता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। AgBr जो होता है इसे बोला जाता है दिस वन लाइट येलो। कैसा होता है ये? लाइट येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर AgI की अगर बात करें तो ये अपने आप में डार्क येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। इतना ध्यान रखेंगे, ये प्रेसिपिटेट इनका बन रहा है, ठीक है बेटा। क्या बोला मैंने कि यहाँ जो रिएक्शन हम प्रोसीड करते हैं उस रिएक्शन को कैसे करके आप प्रोसीड करवाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट को कैसे करके प्रोसीड करवाते हैं? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ में सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाएंगे। अगर उसमें कहीं पे क्लोराइड आयन हो एज अ काउंटर आयन, या उसमें कहीं पे ब्रोमाइड आयन हो या आयोडाइड आयन हो, तो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करके AgCl बना देगा, AgBr बनाएगा, AgI बना देगा। इनके प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। और इनका जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो वो जो प्रेसिपिटेट होगा वहाँ से ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स था उस कॉम्प्लेक्स के अंदर काउंटर आयन क्या था। और उनके अंदर जो कलर बनेगा उस कलर से भी कंफर्म कर सकते हैं कि काउंटर आयन कौन सा हमारे पास था, ठीक है बेटा। यस एंड नो, ये तो आया हमारे पास इसका ए पार्ट में सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। अगर हम इसका दूसरा टेस्ट अगर देखें तो इसे मैं बोलूँगा दिस वन बेरियम क्लोराइड टेस्ट। क्या बोला बेटा? बेरियम क्लोराइड टेस्ट। अच्छा, बेरियम क्लोराइड टेस्ट क्या है कि मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा आयन है? सल्फेट आयन है। कौन सा आयन है बेटा? SO4 नेगेटिव आयन। तो जब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे? बेरियम क्लोराइड को डालेंगे तो यहाँ से बनेगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है, पीपीटीज बनते हैं, ठीक है। कैसा बनता है ये बनता है वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। और इससे हम कंफर्म कर लेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो काउंटर आयन है वो काउंटर आयन कौन सा था? सल्फेट आयन, ठीक है बेटा। यस एंड नो, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब कंसेप्ट क्या है? मैंने आपको सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया उसमें मैंने आपको बोला कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बेस मान करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कितने आयंस बन रहे हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ आयंस आर फॉर्म्ड। तो भाई आयंस निकालने का कंसेप्ट क्या है? अगर आपको ध्यान होगा,
हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है। क्या कंसेप्ट पढ़ा है? जो सॉल्यूशन वाला लेसन था उसमें आपने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट पढ़ा है या डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट पढ़ा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ एक फॉर्मूला आया था हमारे पास, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी और एम। एक ये फॉर्मूला हमारे पास आया था बेटा, या एक हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आया था डेल्टा टी एफ बराबर बना था आई के एफ और एम। ध्यान देंगे, यहाँ दोनों फॉर्मूलाज आपको बताएं, एक एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है और दूसरा कहाँ पे था आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। और एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इससे के बी की वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, के एफ ये कांस्टेंट है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पूछा जा सकता है। एम भी आपको गिवन होगा, डेल्टा टी एफ भी आपको गिवन होगा, या डेल्टा टी बी या एम अलग अलग। मान लो इसमें ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें ये अलग क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ से आप मेन कंसेप्ट क्या है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको गिवन होंगी, ये आपको गिवन होंगी। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जितना आपके पास आई की वैल्यू आएगी, आपके पास जो आई की वैल्यू आएगी उस आई की वैल्यू से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसलिए आपने क्या बोला कि भाई जो आई है वो बराबर किसके है, एन के है। तो मतलब जितना आई आएगा उतना ही वो क्या बनाएगा, उतनी ही क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। द नंबर ऑफ आयंस, कितने आयंस बनेंगे, जितना उसका क्या बनेगा, आई बनेगा। और आई आपने कहाँ से निकाला, किसी न्यूमेरिकल की हेल्प से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां से आप आई को फाइंड आउट कर दो, आई आ जाएगा, आई जो है बराबर नंबर ऑफ आयंस बन जाएगा। अब नंबर ऑफ आयंस अगर आपको पता चल गए हैं तो अब आप किसी कॉम्प्लेक्स को अरेंज कर सकते हैं। कैसे करके अरेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स दिया था, अगर आपको ध्यान होगा पहले नंबर का कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दिया और वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। और अगर मैं बोलता हूं कि व्हेन द वैल्यू ऑफ आई, अगर मैं आई की वैल्यू को बोलता हूं कि आई की वैल्यू कितनी है, 4 है, और कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या था, COCl3 और 6NH3 था बेटा। तो मतलब इससे अगर कॉम्प्लेक्स बन जाए और आई की वैल्यू नंबर ऑफ आयंस अगर 4 आ रहे हों तो उस कंडीशन में इसे ड्रॉ करने का जो तरीका होगा बेटा, ये कोबाल्ट हो गया, ये NH3, कोबाल्ट यहाँ +3 में आता है और जब भी कोबाल्ट +3 में आएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, दैट्स वाई यहाँ 6 ले लिया हमने। और इसके बाहर जो बनेगा दिस वन Cl3, ऐसे करके बना देंगे। मतलब अगर अब ये टूटे तो टूटने के बाद क्या करेगा बेटा, ये टूटेगा यहाँ से, तो एक बनाएगा दिस वन CONH3, 6 हो गया, +3 का चार्ज यहाँ बन गया और प्लस करके 3Cl नेगेटिव आयन। तो कितने आयंस बना दे बेटा, 3 और 1 4 बना दे। ठीक है बेटा। अगर मान लो यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन अगर हम बोलते हैं कि अगर मान लो व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 3, अगर आई की वैल्यू कितनी बनती है, 3 बनती है, तो यहाँ COCl3 और ये 5NH3 था और इसको हम कैसे करके अरेंज कर रहे हैं, मतलब यहाँ भी CO+3 के अंदर है तो CO, ये Cl हो गया, ये NH3 अब 5 ले लेंगे यहाँ, और यहाँ Cl3 था तो यहाँ Cl2 आ जाएगा। अब अगर ये टूटेगा तो टूटने के बाद क्या बनेगा बेटा, दिस वन CO और NH3, ये 5 हो गया, ये Cl हो गया, यहाँ प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा, प्लस करके 2Cl नेगेटिव आयन बाहर निकलेगा। ठीक है बेटा। अब अगर मान लो थर्ड वाली कंडीशन अगर देखें तो थर्ड वाली कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 2, अगर आई कितना आ जाए, 2 आ जाए, तो COCl3.4NH3 बेटा आपने लिख दिया ऐसे, या ये बराबर COCl2 और ये NH3 हो गया, ये 4 ले आएंगे आप यहाँ। ठीक है बेटा। बाहर एक Cl रखेंगे, अगर आप ये टूटेगा तो टूटने, क्योंकि आई बराबर कितना 2 है तो 2 ही पार्ट इसके बन गए, CO, ये NH3 4 हो गया, ये Cl2 हो गया, और यहाँ +1 का चार्ज प्लस करके Cl नेगेटिव आयन। ठीक है। या चौथे नंबर की कंडीशन अगर हम बोलते हैं कि व्हेन आई बराबर 1, तो आई बराबर 1 का मतलब हुआ कि ये डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, दैट्स वाई COCl3.3NH3, या जिसे आप लिखेंगे दिस वन CONH3Cl3, और यहाँ लिख देंगे नो आयंस आर
आर फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सबसे पहले आपने क्या कर दिया, आई निकाल दिया। और आई आपने कहाँ से निकाला, विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या दूसरा आपने दिस वन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे मैंने दो टर्म दिए थे, एक बेटा मैंने बोला आपको दिस वन इज कॉल्ड केबी। केबी को अगर आपको याद होगा इसको बोला जाता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और अगर केएफ की अगर बात करते हैं तो इसे नाम दिया जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये आपने सॉल्यूशन वाले लेसन के अंदर पढ़े हैं। तो केबी क्या है और केएफ क्या है। कई बार ये ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट मेथड बोल सकता है या इब्लियोस्कोपिक मेजरमेंट मेथड बोल सकता है। तो तब जब भी ये ऐसा नाम दे दे तो आपको याद रखना है कि ये डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ के बारे में ही बात कर रहा है, मतलब वहां से क्या निकालो, आई निकालो। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास कि कैसे करके हमने आई की वैल्यू को फाइंड आउट करके इसके अंदर से हमने ये बोला कि नंबर ऑफ आयंस कितने बने। अब आप नंबर ऑफ आयंस जब बन जाएं तो नंबर ऑफ आयंस बनने के बाद आप बोल सकते हैं कि भाई इनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो कंसेप्ट आपको मैंने दे रखा है, आपको अभी मैंने पहले लिखवाया था या बताया था कि भाई जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें सबसे ज़्यादा बनेगी। तो पहले नंबर का जैसे मान लो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं, 3 और 1 4। यहाँ कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। यहाँ कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। यहाँ कितना, 1 बन रहा है, या यहाँ आयंस बन रहे हैं। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बनेगी वो किस में बनेगी, फर्स्ट में बनेगी या सेकंड में बनेगी, थर्ड में बनेगी या फोर्थ में बनेगी। दैट्स वाई योर आंसर फर्स्ट। बहुत क्लियर है बेटा। या ऑर्डर को अगर आपने अरेंज करना, अगर मान लो मैं यहीं से आपको क्वेश्चन देता हूं कि अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, मान लो मैं लिखता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं, वी हैव क्वेश्चन, और मैं लिखूंगा अरेंज द अबव, लिख देते हैं फॉलोइंग के बजाय, अरेंज द अबव कॉम्प्लेक्सेस according to their electrical conductivity। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑर्डर को आपने क्या करना है, डिफाइन करवाना है। तो अगर मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की अगर बात करें तो मैंने आपको अभी बताया था कि जितने ज़्यादा आयंस बनेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा बनेगी। दैट्स वाई अगर मान लो इस क्वेश्चन का, अगर जो ये क्वेश्चन मैंने ऊपर दे रखा है, अगर इसका आंसर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस में बनेगी, फर्स्ट में। दैट्स वाई ऑर्डर क्या बनेगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकंड, देन दैट ऑफ थर्ड हो गया, और फिर बनेगा आपका फोर्थ। तो सबसे ज़्यादा किस में बना, फर्स्ट में। सबसे कम किस में बना, फोर्थ के अंदर। फर्स्ट में ज़्यादा, फोर्थ में सबसे कम। ठीक है बेटा। या एक क्वेश्चन और भी यहाँ से आ सकता है, हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सेस हैं और इन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर आप सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे व्हाट विल हैपन्स व्हेन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू द कॉम्प्लेक्स। क्या बोला बेटा मैंने, व्हाट विल हैपन व्हेन excess of silver nitrate is added to the above complexes। ठीक है बेटा। तो भाई आप कैसे करके डिफाइन करेंगे, जैसे मान लो पहले वाला कॉम्प्लेक्स है, जैसे पहले वाले कॉम्प्लेक्स में 3Cl था, और अगर मान लो एक्सेस ऑफ AgNO3 अगर आप डाल लें तो मतलब AgNO3 के मतलब पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स था, इस पहले वाले कॉम्प्लेक्स में आपने कितना 3AgNO3 को आप ऐड करेंगे एक्सेस में, तो क्या बनेगा 3AgCl बनेगा। सेकंड वाले की अगर बात करें तो इसमें 2Cl था, दैट्स वाई सेकंड में प्लस करके क्या लिखेंगे 2AgNO3 को आपने ऐड किया, यहाँ से क्या बनेगा 2AgCl बनेगा। या यहाँ से अगर मान लो आप थर्ड वाले में डाल रहे हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, केवल ओनली AgNO3 को डालेंगे बेटा। AgNO3 को जैसे आपने डाला तो यहाँ से क्या बन गया, AgCl बन गया। ये सभी सारे के सारे क्या बने, दिस ऑल आर प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, और ध्यान देंगे इनका अमाउंट भी डिफरेंट है, यहाँ 3AgCl है, यहाँ 2AgCl है, यहाँ AgCl है। और अगर मान लो फोर्थ की अगर बात करें और इसमें क्या करें AgNO3 को अगर डालेंगे तो हम क्या बनेंगे, नो
PPTs आर फॉर्म्ड। ठीक है, कोई PPTs नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? कि कोई भी काउंटर आयन नहीं है, इससे ये शो करता है। ठीक है बेटा, आप समझ पा रहे हैं क्या कंसेप्ट आपको दिया गया है? तो ये था बेटा हमारे पास कैसे करके आपने इनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं या जो स्पेसिफिक टेस्ट है उसको बेस मान करके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनको क्या किया आपने डिफाइन किया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बेटा हमारे पास अगर मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊं कि जो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी है उसको बेस मान करके हमारे पास यहाँ जैसे मैथमेटिक्स वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं या जो मैच करने वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास है, उस क्वेश्चन को आप समझें कि क्या बोला जा रहा है। ये बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो आप, ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि क्वेश्चन क्या हमारे पास, थोड़ा ध्यान से सुनो क्या लिखा गया है कि दिस वन मैच द पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स लिस्टेड इन कॉलम फर्स्ट with the method used for their differentiations listed in column second। हमारे पास टू कॉलम्स हैं और उनके लिए मेथड्स भी दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके लिए मेथड नंबर क्या दिया है, कॉलम नंबर सेकंड दिया, उनमें उसके मेथड्स हैं। क्या चीज़ ये बोल रहा है थोड़ा समझें आप। क्या बोल रहा है, कॉलम फर्स्ट है और कॉलम फर्स्ट ABCD है इसके ऑप्शंस, और जो कॉलम सेकंड है उसके अंदर PQR और S है। ठीक है बेटा, अब हमने ये डिफाइन करना है कि जो हमारे पास कॉलम फर्स्ट है उसके लिए मान लो मैं इसे A वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर भी दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, उसके लिए क्या क्या मेथड में अप्लाई कर सकता हूँ। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ मैं बहुत क्लियरली आपको बता लेता हूँ कि लास्ट नंबर यहाँ पे जो S वाला कंसेप्ट है अगर आप इसे देखें, यहाँ लिखा है कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये H2SO4 वाला मेथड वहीं अप्लाई करेंगे जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी के बाहर होते हैं। जहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स एंटिटी अंदर नहीं है, जहाँ पे बाहर होता है वहाँ पे इस मेथड को अप्लाई किया जाता है। तो ध्यान देंगे, जैसे पहले वाले कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे, एक के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर जो बन रहा था इसमें वाटर है, इसका मतलब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बी वाले में कहीं भी वाटर नहीं है तो ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सी वाले में कहीं भी वाटर नहीं है तो ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डी वाले के अंदर क्या है, वाटर है, तो ये अप्लाई करेंगे। तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया कि कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये मेथड वहीं अप्लाई करेंगे जिसमें वाटर क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है उसके बाहर होगा। तो क्या हुआ, अगर मान लो ए की अगर मैं बात करूँ और इसके मेथड को अप्लाई करूँ कि भाई कौन सा मेथड इसके लिए सुटेबल बनेगा। ठीक है, तो इसके मल्टीपल क्वेश्चन आंसर बनेंगे कि भाई P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, R S सारे हो सकते हैं, या एक भी हो सकता है, या एक दो हो सकते हैं, या तीन हो सकते हैं। तो देखें बेटा, पहले वाले की अगर बात करें, ये लिखा CrH2O6 हो गया 3Cl, ठीक है, Cl3 हो गया, एंड CrH2O5 हो गया, Cl हो गया, Cl2 हो गया, डॉट करके H2। इसका मतलब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके ऑप्शंस क्या क्या बन सकते हैं। ए वाले की अगर बात करें, ठीक है बेटा, तो ए के लिए जो ऑप्शन बनेगा, एक तो बहुत क्लियरली आपको ध्यान रखना है कि एस तो आएगा भाई। ठीक है, ए वाले के लिए आपका आंसर क्या बन सकता है, यहाँ लिख देंगे ए वाले के लिए एस तो आंसर बनेगा, एक एस आएगा। और अगर मान लो यहाँ पे आप इसको आयोनाइज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3Cl नेगेटिव आयन बनेगा और यहाँ 3+ का चार्ज बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो चार्ज आएगा ये प्लस का 3 आएगा और ये 3Cl नेगेटिव आयन बनेगा। यहाँ कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आएगा प्लस का 2 आएगा और यहाँ पे आएगा 2Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो S वाला इसके लिए मेथड बनेगा। अगर पहले नंबर वाले को समझो आप, कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय अमाउंट ऑफ नेचर। ठीक है, अमाउंट हो गया, नेचर हो गया, और कलर ऑफ प्रेसिपिटेट। कलर यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl है, तो दोनों के अंदर वाइट बनेगा। चलो इससे तो हम बोलेंगे भाई कलर तो दोनों का सेम आ रहा। लेकिन अगर अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट में हम बता सकते हैं कि यहाँ 3Cl है, तो मतलब 3 अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवा दो तो 3AgCl बनेगा, यहाँ 2AgCl, तो मतलब अमाउंट में फर्क आ जाएगा।
इसका 3 AgCl, इसका 2 AgCl। इसका मतलब इसके लिए जो P है ये P वाला भी इसका आंसर बनेगा, क्योंकि अमाउंट दोनों का अलग आ रहा है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है बेटा, ये डिस्टिंग्विश कर दिया। दूसरा आता है कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेजरमेंट मेथड। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेजरमेंट मेथड से भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करके कि यहाँ पे I की वैल्यू, पहले वाले के अंदर I की वैल्यू कितनी बन रही है, ठीक है 3 और 1 4 बन रही है। यहाँ I कितना बनेगा बेटा, 2 और 1 3 बनेगा। दैट्स वाई यहाँ आप नंबर ऑफ आयंस भी इसके अलग बन रहे, इसके अलग बन रहे, तो इसका मतलब इसके लिए हम क्यों भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आ रहा है कैन बी डिफरेंशिएटेड यूजिंग क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट मेथड। जो अभी आपको बोला था कि भाई हमारे पास एक मेथड था डेल्टा TF इक्वल टू I और KF इंटू M हो गया, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं कि डेल्टा TF बराबर IKFM, तो यहाँ से आप I निकाल देंगे। और I का तरीका मैंने ये भी बता दिया, I बराबर N बनेगा, क्योंकि ये अपने आप में कैसा है, ये आयनिक कंपाउंड है। दैट्स वाई इसका मतलब P भी आएगा, Q भी आएगा, इसके लिए R भी आएगा, इसके लिए क्या आएगा, R भी आएगा और S भी आएगा। इसलिए जो A वाला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस थे उनके लिए P, Q, R और S चारों के चारों जो मेथड हैं वो सारे अप्लाई करेंगे। अगर मान लो मैं B की अगर बात करता हूँ, तो B के केस में क्या होगा बेटा, ध्यान देंगे आप। B वाले में क्या है कि एक तो भाई इसने 4 नंबर ऑफ आयंस 4 बने, सॉरी यहाँ देखेंगे ये B वाला है, तो B के अंदर क्या बना बेटा, एक तो बना इसने बनाया सल्फेट आयन और एक इसने बनाया ब्रोमाइड आयन। अगर ये बनाएगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा और ये बनाएगा तो सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा, तो दोनों का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब जो पहले वाला कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ और कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, तो इसका मतलब यहाँ तो है ही, इसका बेरियम सल्फेट जो बनेगा वो वाइट कलर का बनेगा, या AgBr जो बनेगा वो येलो का बनेगा। दैट्स वाई इस B के लिए जो बनेगा P वाला ऑप्शन तो बनेगा। ठीक है, फिर आएगा कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेजरमेंट मेथड। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें देखो बेटा सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन के कारण यहाँ जो चार्ज आएगा वो प्लस का 2 आएगा और यहाँ 2 नेगेटिव का आएगा। यहाँ जो चार्ज आएगा ये प्लस का 1 आएगा या माइनस का 1। ठीक है बेटा, तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की अगर बात करते हैं तो अगर मान लो नंबर ऑफ आयंस अगर देखें तो इसके भी कितने आयंस बनेंगे, 1 और 1 2 ये भी बनाएगा, 2 ये भी। नंबर ऑफ आयंस तो सेम हो रहे हैं लेकिन इसमें चार्ज ज़्यादा है, इसमें चार्ज कम है। इसलिए हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि पहले वाले के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सेकेंड वाले से ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें चार्ज ज़्यादा है। दैट्स वाई जो क्यू वाला मेथड है वो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आया कैन बी डिफरेंशिएटेड, ठीक है, यूजिंग क्रायोस्कोपिक मेथड। अब I की अगर बात करें तो I तो भाई दोनों के अंदर I की वैल्यू अगर बात करें तो I दोनों का 2 बनेगा, तो I अगर 2 बन रहा है तो इसलिए हम R का यूज नहीं करेंगे और S भी नहीं करेंगे क्योंकि वाटर तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो ये आया हमारे पास B। इसके बाद अब हम चलते हैं, अगर मान लो मैं C वाले की अगर बात करूं तो C वाले केस में क्या बन रहा है, नाउ वी हैव C के केस में देखो बेटा ये आया CONH3 5 और ये Cl आ गया Cl2 और यहाँ Cl3। तो ध्यान देंगे बेटा इसमें आयंस कितने बन गए, यहाँ 3Cl बना और यहाँ 2Cl। इसका मतलब अमाउंट तो भाई दोनों का बनेगा अलग अलग, दोनों का अमाउंट क्या बनेगा 2 AgCl 3 AgCl। तो इसका मतलब C के लिए P तो ऑप्शन बनेगा। और P के बाद अगर मान लो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयंस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे और यहाँ नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का जो मेथड है वो भी हम बोल सकते हैं कि इसके आयंस 4 बन रहे हैं, इसके आयंस 3 बन रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या आएगा, क्यू भी आएगा। या अगर R वाले की अगर बात करें कैन बी डिफरेंशिएटेड यूजिंग क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ये क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट मेथड को अप्लाई करो कि डेल्टा TF इक्वल टू IKFM, तो I की वैल्यू आप निकाल देंगे तो I दोनों के लिए अलग आएगा। इसका 4 आएगा, इसका कितना आएगा, I बराबर इसका 4 और I बराबर इसका कितना 3। इसलिए इसके लिए क्या भी आएगा, R वाला मेथड भी आएगा। तो P भी आ गया, Q भी आ गया और R भी आ गया। और अगर मान लो D की अगर हम बात करें, जो D वाला कॉम्प्लेक्स है अगर इसको देखें आप तो इसमें वाटर है, तो यहाँ D के लिए अगर मैं लिखूँ नाउ वी हैव D, तो D के केस में क्या बनेगा बेटा,
यहाँ लिखेंगे कि सबसे पहले तो भाई इसके लिए एस तो आएगा क्योंकि वाटर वाला कंसेप्ट आ गया है, तो डी के लिए तो एस तो आएगा एक। फिर आएगा, मान लो अगर मैं यहाँ पे आयंस की अगर बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कलर की अगर बात करें तो एक हमारे पास ये NO3 है, NO2 के बजाय दिस वन NO3, ठीक है। तो कलर की अगर बात करें तो यहाँ पे सल्फेट आ गया और यहाँ पे नाइट्रेट आ गया। जो सल्फेट है उस सल्फेट के लिए अगर आप देखें तो बेरियम सल्फेट बनेगा, तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। और यहाँ बेटा हमारे पास नाइट्रेट आयन के लिए एक टेस्ट आता है जिसे बोला जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट, इसे बोला जाता है नाइट्रेट आयन के लिए। तो ब्राउन रिंग टेस्ट अगर आप करें इसका, तो इसके अंदर ब्राउन रंग बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा, ब्राउन कलर बनेगा, और यहाँ बनेगा वाइट। इसलिए हम ये बोलेंगे कि इसके लिए P तो जरूर आएगा, ठीक है बेटा। कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेथड, यहाँ चार्ज जो आएगा, क्योंकि NO3 के ऊपर -1 का चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 का, तो यहाँ +2 का चार्ज आएगा और यहाँ क्या आएगा आपका +1 का चार्ज आएगा, ठीक है बेटा। इसलिए आप क्या बोलेंगे कि इसके लिए जो हमारे पास क्यू वाला है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वाला मेथड है, वो भी हम अप्लाई करेंगे। दैट्स वाई यहाँ क्यू भी आएगा, ठीक है बेटा। क्यू भी आ गया, पी आ गया, क्यू। क्या आर आ सकता है? यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस देखो, अब नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं, आई की वैल्यू कितनी बन रही है, आई अगर आप इसका निकालें तो आई कितना बनेगा, यहाँ पे 1 और 1 2, आई इसका 2 बनेगा, इसके कितने बनेंगे 2 + 1 = इसका आई बराबर कितना बनेगा 3। दैट्स वाई इसके लिए क्या आएगा, आर भी आएगा। दैट्स वाई क्या क्या आया, यहाँ डी के लिए क्या क्या आया बेटा, पी क्यू आर एस, ठीक है। सी के लिए पी क्यू आर आया, बी के लिए पी और क्यू आए, और ए के लिए पी क्यू आर एस। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बेटा हमारे पास आ सकते हैं। ऐसे कॉलम जो मैचिंग वाले जो कॉलम बनते हैं, ठीक है, वहां से भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। या एक क्वेश्चन और है बेटा मेरे पास, देखो आप क्या क्वेश्चन है ये, यहाँ ध्यान देंगे कि जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशन। और पहला नंबर जो इसने दिया है, इस पहले नंबर को देखो बेटा कि यहाँ अगर आप ध्यान देंगे, इसके अगर आयंस बोले आप तो कितने आयंस बनेंगे इसके बनेंगे 4 और 1 5, Pt हो गया, ये NH3 6 हो गया, यहाँ बनेगा 4 का पॉजिटिव बनेगा प्लस 4 Cl नेगेटिव आयन। आई बराबर कितना बना बेटा 5। अगर यहाँ देखें तो ये टूटेगा और इसके लिए 3 और 1 4, तो आई इसका कितना बनेगा बेटा 4 बनेगा। ये टूटेगा, ठीक है, तो आई बराबर कितना बनेगा 2 और 1 3 बनेगा। तो आई की वैल्यूज को आप फाइंड आउट करो। आई इसका 5 हो गया, इसका आई 4 हो गया, इसका आई कितना हो गया 3 हो गया। दैट्स वाई अगर क्या बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी इन द सॉल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे कि जो फर्स्ट है उस फर्स्ट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या बनेगा, मोलर कंडक्टिविटी बनेगी। क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस। जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे मोलर कंडक्टिविटी उतनी क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी, ठीक है बेटा। तो आशा करता हूँ बेटा आज जो कंसेप्ट आपको करवाया गया वो आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। ठीक है, खूब मेहनत करें और जितना करवाया जा रहा है उसको आप जरूर रिवाइज करें, ठीक है बेटा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।